दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही होंगे कि नेटो मुख्यतः एक यूरोपियन अलायंस है जिसमें यूएस और कनाडा जैसी नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज भी शामिल है। लेकिन अब नेटो का प्लान एशिया में एक्सपैंड करने का है और जापान ने तो ये तक कह दिया था कि वो अपने यहाँ नेटो का एक ऑफिस एस्टैब्लिश करने के लिए भी तैयार है। पर इस समय सभी नेटो मेंबर्स इस एक्सपेंशन से खुश नहीं है, जिस वजह से वहाँ दो गुट बन गए हैं। पर आखिर सही कौन है और क्या है नेटो का एशिया को लेकर प्लान, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। बस अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकॉन जरूर दबा दें। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि नेटो मुख्य तौर पर एक यूरोपियन अलायंस है, लेकिन नेटो मेंबर्स के अलावा भी 38 ऐसे देश हैं जो कि नेटो पार्टनर्स हैं। यूक्रेन वॉर से पहले इसमें रूस भी शामिल था, लेकिन अब सिर्फ 38 देश ही रह गए हैं। इन 38 देशों में से 4 देश काफी इंपॉर्टेंट हैं और वो हैं जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया। अब नेटो का एशिया में एक्सपैंड करने का कारण साफ है कि उन्हें चीन को काउंटर करना है और इसी से साफ हो जाता है कि इस स्ट्रैटेजी के पीछे यूएस का हाथ है, क्योंकि उन्हीं का मकसद चीन को काबू में करने का है। जबकि यूरोप और चीन के रिश्ते इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। यूएस ने ऑलरेडी क्वाड जैसे ग्रुप के जरिए भी इस काम को अंजाम देने की कोशिश की है, लेकिन नेटो एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग अलायंस है, क्योंकि जहां एक तरफ क्वाड का रोल अभी पूरी तरह से डिफाइन नहीं है, वहीं नेटो एक प्रॉपर मिलिट्री अलायंस है और इसमें आर्टिकल 5 भी है जो कहता है कि एक भी नेटो कंट्री पर हमला करने का मतलब है सभी पर हमला करना। भारत को भी नेटो प्लस अलायंस को ज्वाइन करने का ऑफर हाल ही में मिला था, लेकिन भारत ने उसे ज्वाइन करने से मना कर दिया। लेकिन अगर नेटो की प्रेजेंस एशिया में बढ़ती है तो इसकी फंक्शनिंग में भारत भी एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है, स्पेशली लॉजिस्टिकल सपोर्ट को लेकर। और जैसे कि हमने कहा दोस्तों कि इस समय यूरोप पूरी तरह से अमेरिका के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है, जिनमें से सबसे ज्यादा विरोध फ्रांस की तरफ से हो रहा है। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति जब चीन गए थे तब तो उन्होंने ये तक कह दिया था कि यूरोप को वो लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए जो उनकी नहीं है। ये संदेश ताइवान को लेकर था, जिसने नेटो के अंदर भी काफी टेंशन्स पैदा कर दी थी। इस समय अमेरिका और फ्रांस दोनों ही नेटो को अलग अलग डायरेक्शंस में लेकर जाना चाहते हैं, जिस वजह से दोनों की तरफ से एक दूसरे को मनाने की कोशिशें चल रही हैं। लेकिन अमेरिका का कहना है इस नई दुनिया में नेटो का एक्सपेंशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब ये फाइट डेमोक्रेटिक वर्सेस नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज के बीच है। इसके साथ साथ अमेरिका ने बार बार ये वार्निंग भी दी है कि अगर समय रहते चीन को कंट्रोल ना किया गया तो ताइवान का वही हाल हो सकता है जो यूक्रेन का हुआ था। और जिस तरह यूक्रेन के अनाज पर अफ्रीकन देश निर्भर करते थे, उसी तरह ताइवान के सेमीकंडक्टर्स पर यूरोप और अमेरिका निर्भर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों फ्रांस और यूरोप की भी अपनी मजबूरियां हैं। इस समय पूरा ईयू कोशिश कर रहा है कि वो अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कतर, अजरबैजान और सेंट्रल एशिया के बाकी देशों को अप्रोच करे जो कि डेमोक्रेटिक देश नहीं है। इस वजह से अगर नेटो की पॉलिसी को डेमोक्रेटिक वर्सेस नॉन डेमोक्रेटिक टर्म्स में फ्रेम भी किया जाएगा तो यूरोप को काफी परेशानी होगी। इसके साथ साथ अमेरिका भी सऊदी अरब जैसे नॉन डेमोक्रेटिक देशों के साथ काफी कोऑर्डिनेट करता है और उन्हें हथियार तक बेचता है, इसलिए ये आर्ग्यूमेंट ज्यादा वक्त तक नहीं चल पाएगा। इसके अलावा यूरोप को चीन की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि 2030 तक ईयू का प्लान है कि वो पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट हो जाए। लेकिन ग्रीन एनर्जी के मार्केट में बैटरी से लेकर सोलर सेल्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं। उसकी सप्लाई चेन को आज चीन कंट्रोल करता है और इसलिए भी चीन को अपसेट करना अभी यूरोप के हक में नजर नहीं आता है। नेटो एशिया के अंदर आएगा या नहीं, इस बात से ये भी डिसाइड होने वाला है कि इस समय नेटो में असली बॉस कौन है। क्योंकि अगर हम अमेरिका की बात करेंगे तो वहाँ की पब्लिक से लेकर दोनों पार्टीज के पॉलिटिशियंस तक आज चीन को एक बड़ा खतरा मानते हैं। लेकिन वहीं यूरोप में लोग चीन को लेकर चिंतित तो हैं, लेकिन अभी भी वहाँ आम जनता की ये राय है कि चीन को ना छोड़ा जाए और उनसे ट्रेड जारी रखें। पर क्या फ्रांस और ईयू जो कर रहा है वो सही रास्ता है? दरअसल एक लेवल पर देखने में तो आपको लग सकता है कि फ्रांस की अप्रोच काफी प्रैक्टिकल है, लेकिन वहीं आपको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि इस अप्रोच से वो अपना नुकसान ज्यादा करवाएंगे, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म थिंकिंग है। यूक्रेन और रूस के केस में भी ईयू और स्पेशली फ्रांस का ये मत था कि यूक्रेन को नेटो की सदस्यता नहीं देनी चाहिए, जिससे कि पुतिन नाराज नहीं होंगे। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा ही, पुतिन ने फिर भी यूक्रेन पर हमला कर दिया और क्योंकि यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं था, इसलिए नेटो अब चाहकर भी डायरेक्टली उसकी मदद नहीं कर पा रहा है। और अब उन्हें पता है कि अगर पुतिन को नहीं रोका गया तो वो यूक्रेन तक नहीं रुकने वाला है। उनका अगला टारगेट पोलैंड और फिनलैंड जैसे देश होंगे। यही गलती यूरोप चीन के साथ भी कर रहा है। दरअसल चीन जिस तेजी से खुद को एक ग्लोबल पावर की तरह एस्टैब्लिश कर रहा है, उससे यूरोप की सिग्निफिकेंस ग्लोबल पॉलिटिक्स में घट रही है। और अगर चीन को यूं ही बेलगाम रखा गया तो वो एक दिन उन्हें भी रौंद कर चला जाएगा। यही वजह है दोस्तों कि इस समय यूरोप को चीन के बारे में भी थोड़ा और सीरियसली सोचना होगा।
खैर अब आते हैं नेटो की प्रेजेंस से भारत पर क्या फर्क पड़ेगा। अगर इस समय नेटो किसी तरह एशिया में एक्सपैंड करने के लिए मान जाता है तो उसका भारत पार्ट तो नहीं बनेगा, लेकिन शायद फिर भारत नेटो पार्टनर्स की लिस्ट में आने से ज्यादा इतराज ना जताए, क्योंकि जब नेटो का दुश्मन होकर रूस वहां रह सकता है तो भारत क्यों नहीं रहेगा। नेटो के एशिया में आने से भारत के पास ये मौका होगा कि वो एक ज्यादा बड़े स्केल पर न सिर्फ अपने लिए नेटो के वेपन्स प्रोक्योर कर सकता है और साथ ही जॉइंट वेंचर्स के जरिए उन्हें बनाने का भी काम शुरू कर सकता है। इस समय दोस्तों भारत का चीन के खिलाफ जो सबसे कमजोर पक्ष है वो नेवी है, लेकिन नेटो की प्रेजेंस बढ़ने से समुद्र में भारत के दोस्त बढ़ जाएंगे और किसी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में चीन के लिए भारत को नुकसान पहुंचाना काफी मुश्किल हो जाएगा। नेटो के एशिया में एंटर करने से एक फायदा ये भी है कि फिर चीन को अपना ज्यादातर फोकस भारत के बॉर्डर से हटाकर नेटो की तरफ करना पड़ेगा और चीन जो बॉर्डर की तरफ नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है उसे भी कुछ समय के लिए रोक दिया जाएगा। इंडिया के लिए भी एक अच्छा मौका होगा कि वो बॉर्डर पर तेजी से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करे, वहां पर नए एयरपोर्ट्स और रोड नेटवर्क्स बनाए और साथ ही उन इलाकों में भी दोबारा पेट्रोलिंग करना शुरू कर दे जहां पिछले कई वक्त से कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमारे सिपाही नहीं जा पा रहे हैं। अब इन सब में यूरोप का एक डर ये भी है कि कहीं ऐसा करने से चीन ज्यादा तिलमिला ना जाए और वो यूक्रेन वॉर में रूस को आर्म सप्लाई करना ना शुरू कर दे। साथ ही अगर यहाँ नीटो की प्रेजेंस बढ़ेगी तो मुमकिन है दोस्तों कि रूस और चीन ज्यादा करीब भी आ जाएं। ऐसा आर्ग्यूमेंट में भी वो एक पल के लिए कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन ये भी एक शॉर्ट टर्म विजन ही है, क्योंकि खुद ही सोचिए आज हम ये बात मानकर चल रहे हैं कि इस समय रूस चीन का जूनियर पार्टनर बन चुका है और बहुत हद तक रूस की पॉलिसीज को भी चीन ही कंट्रोल करता है। और अगर नेटो की प्रेजेंस इस इलाके में बढ़ती है तो ये जरूर है कि रूस और चीन आपस में करीब आ जाएंगे, लेकिन इस पार्टनरशिप में रूस का कद फिर से चीन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अगर चीन इतनी तरफ से घिर जाएगा तो उसे भी रूस की उतनी ही जरूरत होगी जितनी रूस को चीन की है। यहाँ पर भारत के लिए फिर से एक मौका है। इस समय भारत का सबसे बड़ा डर यही था कि रूस का सपोर्ट धीरे धीरे उसके हाथ से जा रहा था। अगर रूस और चीन एक इक्वल पार्टनरशिप में होंगे तो भारत के पास भी ये चांस होगा कि रूस का करीबी होने के कारण भारत अपनी कई बातें ब्रिक्स और एससीओ जैसी ऑर्गेनाइजेशन से मनवा सके और चीन को डिप्लोमेटिकली चैलेंज करे। नेटो का एशिया में आना भारत जैसे नॉन कमिटिंग प्लेयर के लिए एक काफी बड़ा एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि फिर हम इस सिचुएशन का फायदा उठाकर नेटो और रूस दोनों के ही साथ एक ऐसे हाइब्रिड रिलेशनशिप में आ सकते हैं जहां पर भारत अपने फैसले के लिए ज्यादा स्वतंत्र होगा। इस समय पर अगर सीधे सीधे दो ग्रुप्स बन गए, जहां एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ चीन, तो फिर इनके बीच में स्विंग होने वाले देशों में यूरोप के भी काफी देश आ जाएंगे, जिससे भारत को उनके इंटरेस्ट के साथ ही कम्पीट करना पड़ेगा। लेकिन अगर ईयू के देश नेटो के साथ चले जाते हैं तो फिर ये पक्का हो जाएगा दोस्तों कि यूरोप और अमेरिका एक तरफ है और रूस और चीन दूसरी तरफ, जिससे कि दोबारा से भारत के पास इतना स्पेस आ जाएगा कि वो दोनों पक्षों के बीच एक इंटरमीडिएटरी का काम संभाल सके। और आपको क्या लगता है, क्या नेटो का एशिया में आना भारत के लिए फायदेमंद रहेगा? अपनी राय में कमेंट्स में जरूर लिखें। उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।